हेलो दोस्तों। तो पीटी 365 की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें पॉलिटी का आज पांचवा लेक्चर है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसकी सीरीज में आगे हम देखते हैं। तो हमारा चैप्टर है कौन सा, छठा वाला चैप्टर है। इसमें प्रमुख जो अधिनियम आए थे वो अधिनियम और विधेयक उनके बारे में चर्चा की गई है। तो पहला इसमें जो अधिनियम है वो है क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म हुए हैं। आपराधिक कानून जो हम पढ़ते थे आईपीसी सीआरपीसी, उनमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो उनके संदर्भ में ये आर्टिकल है। तो 1 जुलाई 2024 को ये तीनों कानून लागू हुए थे। कब हुए थे? 1 जुलाई 2024 को। तीन कानून कौन से नए हैं? न्याय संहिता है जो 2023 का, और सुरक्षा संहिता है क्योंकि 23 में विधेयक आए थे, और साक्ष्य संहिता है। तो तीन है। एक न्याय देने के लिए न्याय संहिता, एक नागरिकों की सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक साक्ष्य संहिता है। तो तीन संहिता है। अब ये क्यों लाए गए इन्हें थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो अगर हम इन्हें पहले इनका बैकग्राउंड समझें तो हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो सन थी 1860। 1860 में इंडिया में आई थी आईपीसी। इंडिया में क्या आई था? आईपीसी। तो इस आईपीसी में जो भारतीय न्याय संहिता थी वो कैसे बनी थी? तो इसमें क्या था कि इस समय यह कानून जो आया था वो भारतीय जो समाज था, या भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, या भारत की आर्थिकी थी और संस्कृति। तो भारत का समाज हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत की संस्कृति, वो विविधतापूर्ण थी। वो कैसी है? विविधतापूर्ण। तो अगर वो विविधतापूर्ण थी तो इसने क्या किया, जो भारत की 1860 में अंग्रेजों के समय आईपीसी आई थी वो उसे प्रतिबिंबित नहीं करती थी। मतलब कुछ ऐसे प्रावधान थे उसमें। कैसे प्रावधान होंगे? जो अंग्रेजों की मानसिकता के थे। तो अंग्रेजों की जो कह सकते हैं कैसे, औपनिवेशिक मानसिकता के थे। तो औपनिवेशिक थे। तो इस वजह से इसे अभी क्या किया गया है, बदला गया है 1823 में। अब इसकी जगह क्या लाया गया है? 23 के में अधिनियम लाए थे, 24 में पारित हुआ। तो हम लेके आए हैं भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता लेके आए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो बदलाव क्यों किए गए ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि अंग्रेजों का जो 1860 का नियम था उसमें हमें चेंज करना था। तो पहली चीज थी। अब औपनिवेशिक अगर मानसिकता को समझना हो तो थोड़ा मैं एग्जांपल से समझेंगे इसे। तो हुआ क्या, पुराने जो कानून हुआ करते थे, पुराने जो कानून थे वो अंग्रेजों को प्राथमिकता देते थे। अंग्रेजों को कैसे प्राथमिकता देते थे? जैसे कि उस समय जो गैर अंग्रेज लोग हुआ करते थे, या भारतीय लोग जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन पर लगा दिया जाता था राजद्रोह, जिसे कहते हैं सेडिशन। तो सेडिशन के चार्ज, राजद्रोह के चार्ज लगा दिए जाते थे। जो क्या करते थे, अपने जो आजकल फंडामेंटल राइट है उस तरीके के जो अधिकार उस समय व्यक्तियों को मिले थे, मतलब स्वतंत्रता के पहले जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार थे, वो उन्हें क्या करते थे, सीमित करते थे। तो अब क्या बदला है इसमें? अब चूंकि अंग्रेज लेके आए थे आईपीसी में राजद्रोह जैसी चीज, अब इसे हटा दिया गया। जो ये राजद्रोह टर्म है इसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो ये हमें समझ में आया। उसके बाद है, समय के साथ और भी तो कुछ बदलाव होंगे। अब आईपीसी की जगह अगर भारतीय न्याय संहिता आई तो कुछ बदलाव होंगे। तो हम दूसरा देख सकते हैं, समय के अनुसार कुछ बदलाव होंगे। जैसे कि अब वर्तमान में कुछ नए कानून आ गए हैं, या नई चीजें आ गई, जैसे कि साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम पहले तो था नहीं 1860 के समय में। अब अभी तक उसी कानून के अनुरूप अलग अलग तरीके से सजा दी जाती थी। अब आ गया है आतंकवाद। तब आतंकवाद की भी समस्या नहीं थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संगठित अपराध, अब जैसे ग्रुप में होते हैं ना, जैसे डॉन वाली चीजें, तो संगठित अपराध वो भी उस समय नहीं हुआ करते थे। अब कानून इनके थे ही नहीं, मतलब उस समय ऐसे कानून ही नहीं थे 1860 में जो इन्हें इनके लिए है। तो अब क्या हुआ इनके लिए, अब इनके लिए नए कानून आए हैं। तो इनके लिए स्पष्ट कानून आए हैं। पहले क्या हुआ करता था, कोई अस्पष्ट कानून है उसी से जोड़ दिया, ठीक है, कि अगर हिंसा हो रही तो हमने कह दिया आतंकवाद है ये, उसी आधार पे कानून बना दिए थे। तो ये था। अब क्या थी दूसरी चीज, पुराने जो कानून थे वो कैसे थे, अंग्रेजों के साथ कानून जटिल हुआ करते थे और आम इंसान उन्हें समझ नहीं पाता था। तो आम इंसान नहीं समझ पा, अब के कानून कैसे कर दिए गए हैं, सरल और स्पष्ट कर दिए गए हैं। तो ये हमें समझ में आया। अब पहला जो कानून है वो हम देखते हैं। तो तीनों बदले गए। जैसा पहला जो कानून है वो क्या है, भारतीय न्याय संहिता 1823 में। इतना समझ में आया हमें क्यों बदले गए। अब हुआ क्या, जो भारतीय न्याय संहिता थी 1823 वाली, और एक भारतीय कौन सा है, नागरिक सुरक्षा संहिता, इनके बारे में एक एक देखते हैं। तो पहला क्या है, इसके बारे में हम देखें न्याय के बारे में। तो 1860 की जगह लेगा, जैसा कि हमने देखा है कि ये कब की जगह लेगा, 1860 की जगह लेगा।
इसमें क्या थी कि भारत में आपराधिक मामलों के लिए प्रमुख कानून यही था। 1860 का जो कानून था, न्याय संहिता, यही क्या था, अभी तक मेन कानून था। तो 1860 से पहले क्या हुआ करता था, जैसे संसदीय चार्टर, दंड दंड जो दंड कानून बनाते थे, वो संसदीय चार्टर अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन और हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, ऐसे कानून हुआ करते थे। जैसा कि हिंदू और मुसलमानों के लिए तब क्या हुआ करता था, जाति मतलब धर्म के आधार पर अलग अलग तरीके के कानून अंग्रेजों ने बना रखे थे, क्योंकि अगर एक कर देंगे तो हिंदू मुस्लिम में हिंसा हो सकती है। तो इस वजह से क्या था कि अलग अलग कानून हुआ करते थे। फिर क्या था, थॉमस एक बेबिंगटन व्यक्ति हुआ करता था। तो कौन, थॉमस बेबिंगटन व्यक्ति हुआ करता था। इसके अधीन भारतीय एक आई थी दंड संहिता का मसौदा 1833 में तैयार किया गया था। तो सबसे पहले देखें 1837 में, 1837 में जो सबसे पहले किया गया था, वो कौन सा व्यक्ति हुआ करता था, थॉमस बेबिंगटन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा, बेबिंगटन वाली चीज। दूसरा क्या है, 1857 का प्रभाव क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था। उसी के बाद अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना अच्छा सा कानून लेके आए, तो वो 1860 में आईपीसी लेके आए। आईपीसी में लागू होने के बाद क्या था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड, इन सब में भी सिफारिश मतलब करके ये लाए गए थे। तो ये हमने देखा। अब अभी वाले में क्या-क्या चेंज आ गए, जैसे छोटे-मोटे अपराधों के लिए पहले दंड के रूप में हुआ करता था। अब पहली बार सामुदायिक सेवा कराई जाने का प्रावधान, जैसे कि किसी ने छोटी सी एक हिंसा कर दी है, छोटा-सा मान लो किसी ने कुछ चुरा लिया, छोटा-सा 10, 20, 50 रुपए का। अब उसके लिए पहले क्या था, सीधा दंड दिया जाता था, मतलब वो भी चोरी मान के कि अब जेल जाओ, ऐसा करो। अब क्या है, सामुदायिक सेवा करा लेंगे, हम कह देंगे यहाँ सफाई कर दो, मतलब सफाई करो, मतलब कुछ ऐसी सेवा करवा सकते हैं, कोई भी सेवा, कह देंगे कोई दूसरा काम कर लो। तो ये चीज़ें इसमें क्या करी गई, सामुदायिक सेवा की बात करी गई। दूसरा क्या किया गया, 16 से 18 वर्ष की आयु की महिलाओं के साथ अगर सामूहिक बलात्कार होता है, तो कृत्य को नाबालिग के साथ भी, मतलब कृत्य को नाबालिग के साथ भी बलात्कार माना है, अगर कोई कम उम्र का है तब भी माना जाएगा। इनमें जो छल कपट, धोखे से, झूठे वादे करके किसी महिला के साथ अगर मतलब यौन शोषण होता है, तो उसे भी क्या माना जाएगा, इसी के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। दूसरा, इस संहिता में राजद्रोह, जो राजद्रोह अभी देखा था, आईपीसी की 124 की धारा ए हुआ करती थी। राजद्रोह अंग्रेज लेके आए थे असल में, तो राजद्रोह, अब राजद्रोह को प्रावधान को हटा ही दिया गया है। अब इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है कि जैसे अलगाववादी कोई गतिविधि करता है, तो ये मान लिया जाएगा क्या है, ये राजद्रोह है। तो अलगाववादी कोई गतिविधि कर रहा है, मतलब जैसे कोई मान लो पाकिस्तान के कोई काम ऐसा कर रहा है या पाया जाता है, सशस्त्र विद्रोह कहीं हो गया बड़े स्तर पे, सशस्त्र विद्रोह हथियारबंद हो गया है। दूसरा क्या है, विध्वंसक गतिविधियां कहीं हो रही हैं, तो ऐसी अगर गतिविधियां हो जाएंगी तो राजद्रोह की तरह मानी जाएंगी, पर राजद्रोह अब शब्द हट गया है। तो कौन से नाम आएंगे, अलगाववादी गतिविधियां, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां। अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहन करना, मतलब केवल ऐसा ही थोड़ी ना अलगाव गतिविधियां करना, भावनाओं प्रोत्साहित करने, कोई क्या है कि हिंसा भड़का दे, ऐसा कर भारत की जो संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाए, तो ये सब है। उसके बाद किसी समूह द्वारा, जैसे होता है मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो हत्या या गंभीर चोट पहुंचाना, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, ऐसा होता है कभी कभी बेवजह की अफवाहें हो जाती हैं, नॉर्मल किसी जाति, नस्ल को स्पेशली टारगेट करके किसी इलाके में मारा जाता है, तो किसी समूह द्वारा, कौन सा समूह द्वारा, इसे ही कहते हैं ना मॉब लिंचिंग, भीड़ मार देती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो उन सभी लोगों के साथ क्या होगा, समूह के सभी लोगों के साथ, अभी क्या हुआ करता था, चूंकि भीड़ हुआ करती थी तो ज्यादातर बच जाते थे, तो अब सभी लोगों के खिलाफ उन्हें दोषी माना जाएगा, तो ये एक प्रावधान जोड़ा गया। और मृत्युदंड और आजीवन कारावास तक की दंड दी जाएगी, और 7 वर्ष तक की अगर चोट भी पहुंचाते, हत्या हो गई तो मृत्युदंड है, आजीवन कारावास, और अगर चोट भी पहुंचती है तो 7 वर्ष तक की गंभीर चोट में सजा होगी, कारावास होगा। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसका क्या मतलब हुआ, सुरक्षा संहिता, जैसे कि नागरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, नागरिक सुरक्षा जैसे यदि पुलिस क्या करे, पुलिस किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर ले, पुलिस ने किसी को क्या किया, संदेह के आधार पर हथकड़ियां डाल दी, और क्या हुआ, क्यों पुलिस ने कहा ये शांति को भंग कर रहा था, तो शांति को भंग कर रहा था, और उसे बिना वारंट के क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया, कोई वारंट भी नहीं था। अब ये क्या होगा, अब समझाने का तरीका क्या है, बिना वारंट गिरफ्तारी की अब शर्तें हो गई हैं कि भाई तभी गिरफ्तार कर सकते हो जब ऐसी ऐसी चीज हो। गिरफ्तारी के बाद अधिकार, जैसे वकील तक पहुंचना, मेडिकल, ये सारी चीजें आती हैं वो नागरिक सुरक्षा संहिता में आती। मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को, और कोई संदेह के आधार पर या कैसे भी बिना वारंट के, तो उसे वकील तक पहुंचने
और मेडिकल जांच का, ये वाली जो बातें आएंगी, ये क्या आएंगी, नागरिक सुरक्षा संहिता में आती हैं ऐसी सारी बातें। जैसे कि ये हो गया समझाने के नॉर्मल वाला। गिरफ्तारी के संदर्भ में क्या क्या हो जाएगा कि गिरफ्तार किया जाता है तो वकील तक भेजोगे, और दूसरा है मेडिकल जांच कराओगे, कब, वकील वाले। ऐसे ही हो जाएगा, पुलिस का बयान हो सकता है। तो पुलिस के बयान का मतलब, यदि कोई व्यक्ति पुलिस के सामने अपराध स्वीकार कर लेता है लेकिन बाद में बदल लिया गया, तो अपराध के वो इसे अदालत में मान्य नहीं माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि अपराध पुलिस के सामने तो स्वीकार कर ले, बाद में बदल ले, तो इसे अदालत में मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस दबाव डाल के मनवा लेती है, कभी कभी गवाही दिलवा देगी, तो ये वाली बात है। अब इसके बाद में देखें तो सीआरपीसी समझ में आए। सीआरपीसी उस प्रोसेस को फॉलो करवाता है। तो 1861 में आया था, आईपीसी 60 में आया, 1861 में सीआरपीसी आया था। इसके बाद 1872 और 82 में क्रमिक रूप से इसमें नई चीजें जोड़ दी गई, कई सारे चेंजेज होते रहे। अब ये तो पुराना है, हट चुका है, तो हमें पढ़ना नहीं, बस इतना याद है कि 1861 में ये आया था। अब अभी वाले में क्या प्रावधान हुआ है, 23 वाले में, कि बेचाराधीन कैदियों की हिरासत। इसमें क्या है, इसके तहत पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के निर्धारित समय से अधिक अवधि का, जैसे मान लो उसने एक तिहाई हिंसा, एक तिहाई जो अवधि है वो हिरासत में काट ली है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो उसे 1 साल की सज़ा मिलनी थी किसी के लिए, और उसे 1 तिहाई से ज़्यादा, मतलब 1 तिहाई का मतलब क्या हो गया, 1 साल की मिलनी थी 12 महीने, तो 4 महीने का हो गया। तो 4 महीने से ज़्यादा 5 महीने उसने 6 महीने काट लिए जेल में, तो उसे क्या हो गया, जमानत पर रिहा किया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान किया गया है। दूसरा क्या है, यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जाँच और सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि, क्या है कि जाँच चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, और वो बेचारा जेल में ही था कोई व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, हिरासत में बिता लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। कब? जब कारावास की अधिकतम अवधि का आधा, जैसे मान लो किसी ने कोई केस किया है, उसे 7 साल की सजा हुई, अब सजा का साढ़े 3-4 साल उसने जेल में बिता दिए, और तब वो दोष सिद्ध हो पाया है जाके, तब तक जांच ही चल रही, तो उसे जमानत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आधे से ज्यादा बिता चुका है। अगला प्रावधान क्या है, मृत्युदंड और आजीवन में ये लागू नहीं होगा। जैसे किसी को अगर मृत्युदंड या आजीवन करा, तो ये जमानत वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे। और ऐसा भी नहीं होगा जो ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराध है, क्योंकि यहाँ प्रावधान क्या था, एक बार ही किसी ने काम किया है, कोई एक से ज्यादा बार है और मृत्युदंड आजीवन कारावास, तो ये प्रावधान लागू नहीं हो। मेडिकल जांच का, तो जैसे बलात्कार के आरोपी इन व्यक्तियों का अनुरोध किया जा सकता है जांच कराने के लिए। फॉरेंसिक जांच में सब फॉरेंसिक जांचें हो सकती हैं, और फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बना दिया गया है जिनमें 7 साल से अधिक कारावास का प्रावधान हो। मतलब उन लोगों की सभी अपराधों की जांच के लिए फॉरेंसिक अनिवार्य, मतलब कोई व्यक्ति मान लो अगर उसे 7 साल की सजा हुई है, तो उसकी फॉरेंसिक जांच और फॉरेंसिक डाटा उसका रखा जाएगा, क्योंकि 7 साल से ज्यादा का हुआ है, और उसकी मर्जी के बिना भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अपराध ज्यादा माने जाते हैं। अब जैसे फिंगरप्रिंट हुए, हस्ताक्षर हुए, ये सभी भी व्यक्ति के आवाज हुई, उंगलियों की छाप हुई, ये नमूने उस व्यक्ति की गिरफ्तार, जब वो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या मिलता है, उसकी अनुमति प्रदान करनी पड़ती है कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बस 7 साल से ज्यादा हुआ तो उसकी ले ली जाएगी ये सारी चीजें, ऐसे उंगली के निशान और आवाज है, फिंगरप्रिंटिंग, तो ये भी होता है। कार्यवाही के लिए समय सीमा भी निश्चित कर दी गई है, तो ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। अगला है साक्ष्य अधिनियम, नाम से ही है। साक्ष्य, साक्ष्य मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि कोई केस चल रहा है तो उसमें जो एविडेंस वाला आएगा, तो इसमें ये आया था 1872 को, प्रतिस्थापित करता है। 1860 में देखा, 1861 में देखा, अब कहाँ पे आ गए हम, 1872 को जो बना बदलेगा, प्रतिस्थापित करेगा, तो ये वाला देखते हैं। तो इसमें क्या था, पहले साक्ष्यों के लिए सारे अधिकार थे, अब क्या किया गया, साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि अब समय बदल गया। तो इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल रिकॉर्ड है, वो भी इसमें क्या कर लिए जाएंगे, अब स्वीकार कर लिए जाएंगे। तो एक ये इम्पोर्टेंट वाली चीजें आई इसमें, इलेक्ट्रॉनिक वाले। दूसरा, संयुक्त सुनवाई। कानून में ये बताया गया कि अगर कई व्यक्तियों का अपराध, कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो उनमें एक आरोपी फरार हो गया है, या फिर वारंट का जवाब नहीं देता है, तो बाकी आरोपियों का संयुक्त मुकदमा है, एक ही अपराध के लिए एक या मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों पर चलाया जाएगा। तो क्या होगा, एक ही अपराध के लिए एक से
अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति फरार भी है पर जो जितने पकड़े गए हैं उन सब पे केस चलता रहेगा। संयुक्त सुनवाई में यदि किसी एक आरोपी द्वारा कबूलनामा किया जाता है तो दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है या साबित होता है तो दूसरे का भी कबूलनामा माना जाएगा। मतलब इसमें अब ये हो गया है मेन बात कि अगर 2-3 है तो उसमें एक पे भी चल रहा है और एक ने मान लिया तो ये दोनों माने ही जाएंगे क्योंकि ये तो साथ में है ना, तो इन दोनों ने भी किया ही होगा। तो ऐसी चीजें इसमें करी गई हैं और एक ने कबूल लिया तो दूसरे ने, एक के खिलाफ वारंट है तो वो नहीं पकड़ा जाएगा तो दूसरा व्यक्ति पे मुकदमा चलेगा ही चलेगा। तो ये वाली सब चीजें इसमें हैं। अगला है डिजिटल डेटा का डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम। तो इसमें क्या है डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम में, तो ऐसे समझते हैं कि मान लो रमेश एक व्यक्ति है। रमेश ने क्या किया, एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे गया। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब मान लेते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो वो फ्लिपकार्ट पे जाता है या अमेजोन पे जाता है, तो अमेजोन पे आता है। अब वहां से उसने क्या खरीदा, एक क्या खरीदा, स्मार्टफोन खरीदा। स्मार्टफोन खरीदा। अब स्मार्टफोन में जैसे ही उसने खरीदा या कुछ किया तो उसके बाद उसने जब खरीदारी कर ली उसके बाद उसके पास अनजान कई कंपनियों के लगातार कॉल आने लगे, ऐसे ऐड के लिए आते रहते कॉल आने लगे। कोई उन्हें क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कोई उन्हें व्यक्तिगत ऋण की पेशकश करना है, मतलब लोन दे रहा है, होम लोन वगैरह। तो ये सारी चीजें हो रही हैं इसमें। अब क्या हुआ, अब वो कह रहे हैं कि अपने जांच मतलब अपने डाटा हमें बताओ, ये सारी चीजें करो, तो ये हो गया। अब जो डेटा संरक्षण अधिनियम वो इन्हीं सबसे संरक्षण देता है। तो 2023 क्या कर रहा है ये अधिनियम, समस्याओं को रोकने के लिए, ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए लागू किया गया है। तो ये समझ में आया होगा कि जैसे किसी व्यक्ति की डेटा उसकी अनुमति के बिना, जो अनुमति होगी उसके बिना उपयोग में नहीं लाया जाएगा। मतलब उसने तो केवल फोन ही खरीदा था फ्लिपकार्ट से, अब फोन के बदले क्या हो रहा है, उस पर ये कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो। तो ये डाटा क्रेडिट कार्ड को किसने दिया, फ्लिपकार्ट वालों ने। तो अब ये शेयर नहीं किया जाएगा बिना अनुमति के, मतलब उसमें आएगा और टिक लगाने के लिए कि अगर शेयर करना चाहते हो तो करो, नहीं तो नहीं। डेटा का उपयोग केवल उद्देश्य, उस उद्देश्य के लिए दिया जाएगा जिसके लिए उसने वो दिया है। मतलब उसने अगर अपना डेटा किसी एक काम के लिए दिया है, अपना नाम बताया, पता बताया, ये तो उसी यूज में होगा, दूसरे के यूज में नहीं होगा। तो ये था डेटा संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो आप देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने डेटा संरक्षण विधेयक को 2023 में, जो 23 वाला एक्ट था, उसे मंजूरी दे दी गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, आप समझ में आया होगा कि डेटा प्रोसेसिंग को विनियमित करा। प्रोसेसिंग वही चीज है जैसे कि एक बार डाटा दिया था उस व्यक्ति ने, उस डाटा को किस प्रकार प्रोसेस कर रहा जाता है। कंपनी तो मान लेती है उसका डाटा है वो अलग अलग कंपनियों को अपना डाटा बेच देती है, तो क्योंकि दूसरे व्यक्ति को बता देंगे कि इन्होंने लोन लेना है, जिस चीजें लेना है, तो डाटा, तो उस डाटा को क्या किया जाता है, विनियमित करना है ताकि दुरुपयोग, गोपनीयता, ये सारी चीजें बची रहें। तो ये देखा जाएगा इसमें। दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग, मतलब व्यक्तिगत डेटा उनका संरक्षण। ये डेटा फिड्यूसरी में कुछ उत्तरदायित्व, मतलब जो डेटा लेगा और जो डेटा प्रोसेसिंग करेगा उनको कुछ उत्तरदायित्व तो निर्धारित कर दिए जाएंगे कि अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 का उल्लंघन मान लिया जाएगा, जो कौन सा है, गोपाल स्वामी वाला है। मतलब गोपाल स्वामी का मतलब गोपनीयता का है, और पुट्टा स्वामी केस का है, जो 2017 में दिया था ना पुट्टा स्वामी केस, उस पुट्टा स्वामी केस का उल्लंघन माना जाएगा डेटा अगर ब्रीच होता है उनका। तो ऐसे ही दुनिया में ऐसा क्यों किया गया है, ये हम लेके क्यों आए, क्यों दुनिया में, मतलब यूरोप के देशों में एक चलता है, ईयू में एक कानून जीडीपीआर। जीडीपीआर क्या है, अब जीडीपीआर है जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये डाटा के गोपनीयता का सबसे बेस्ट उदाहरण मिलता है गोपनीयता का। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ऐसा इतना मजबूत कानून हो जो गोपनीयता की बात कहता हो। इस वजह से ये कानून को लाया गया था भारत में। तो ये चीज हो गई। तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा जिसका स्वामी है उसका ही अधिकार और कर्तव्य माना जाएगा। सारी चीजें अगर उल्लंघन करेगा तो व्यक्तिगत दंड देना पड़े, मतलब वित्तीय दंड देगी वो कंपनी। तो ये है। अब इस नियम के कुछ प्रावधान देखें किस पर लागू होगा, तो डिजिटल प्रोसेसिंग जो भी डाटा का करेगा सारे सब पे लागू होगा। जैसे कोई डेटा डिजिटल ऑनलाइन एकत्र किया गया हो, जैसे कोई डेटा डिजिटल और मतलब ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उन सब पे भी लागू होगा, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन के भी लागू होगा। भारत के बाहर डेटा का मतलब भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग पर भी लागू होगा। जैसे कि इसका मतलब, जैसे हमने मान लो व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाया या फिर फेसबुक पे अकाउंट बनाया, ट्विटर पे अकाउंट बनाया, अब
ये इनके सारे के सर्वर कहाँ होते हैं? मान लो किसी का न्यूयॉर्क है, किसी का कैलिफोर्निया है, अमेरिका ही में तो होंगे क्योंकि अमेरिका की कंपनी। अब ये डाटा कभी-कभी लीक कर देती हैं या दूसरे को भेज दिया। जैसे ऑक्सफोर्ड जै एक बार हुआ था कि फेसबुक ने डाटा लीक किया था, तो वो केस चला था। तो ऐसे इन पे भी ये डाटा अगर लीक करते हैं तो इन पे भी ये डाटा का अधिनियम जो होगा वो लागू होगा। तो भारत की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की वस्तु और सेवा का अगर विदेश में भी प्रोसेस हो रहा है तो उस पे भी ये लागू होगा उस कंपनी पे। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद क्या है? किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य से प्रोसेस्ड डाटा, ये वाला है। अब व्यक्तिगत उद्देश्य से अगर किसी ने अपना डाटा जो प्रोसेस किया है तो उस पर ये अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो ये वाली चीज़ है। डेटा प्रिंसिपल, खुद अपना डेटा सार्वजनिक उपलब्ध, अब कोई व्यक्ति अपना डेटा खुद से सार्वजनिक उपलब्ध कराता है तो वो करवा सकता है ऐसी। तो सहमति मेन चीज़ है, सहमति चाहिए होगी। तो प्रोसेस किया जाता है तो केवल किया जाएगा वैध उद्देश्यों के लिए और सहमति लेकर किया जाएगा। तो वैध उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। तो ये, और अगर किसी बालक है, दिव्यांग है, तो उनके माता-पिता को सहमति मान ली जाएगी। अगर वो दे देंगे तो ये मान लिया जाएगा उन्होंने ही सहमति दी है। अब यही डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बना दिया गया है। इसी के अंतर्गत कार्य क्या रहेंगे? नॉर्मल है, जैसे निगरानी करना, डेटा फिड्यूशरी को निर्देश देना, मतलब जो डेटा का यूज़ कर रहे हैं उनको निर्देश देना, प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतें सुनना। तो अगर चूँकि बोर्ड है तो यही तो करेगा। उल्लंघन पहले निगरानी करेगा, फिर निगरानी में अगर कुछ ब्रीच होता है तो निर्देश दे देगा ऐसा मत करो। और अगर कुछ हो ही जाता है तो शिकायतें होगी वहाँ पे, और उसके बाद क्या होगी? तो उसके बाद कार्रवाई होगी। अब इसमें जो डेटा बोर्ड में जो व्यक्ति चुने जाएंगे 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ज़्यादातर में क्या होता है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे पर यहाँ हो सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद है वही डेटा प्रिंसिपल राइट है कि मतलब जानकारी प्राप्त करना, यूज़ करना। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस वो जुर्माना वगैरह बता दिया, ऐसे 10,000 तक का जुर्माना लग सकेगा। डेटा फिड्यूशरी मतलब जो डेटा लेते हैं उनका दायित्व तो है, बता दिया गया कि उचित सुरक्षात्मक उपाय के लिए केवल उन्हें यूज़ करेंगे। तो यही सारे हैं। और क्या है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, चुनाव, लोकतंत्र, इन सब का नज़र में रखते हुए डेटा का यूज़ करेंगे। मतलब भारत के लोकतंत्र, भारत की सुरक्षा, इन पे कोई चिंता ना आए। अधिनियम के तहत दी गई कुछ छूटें भी हैं, जैसे क्या है कि सुरक्षा प्रभुत्व, इनके बारे में मतलब अनुसूचित एजेंसियां। अब क्या मतलब है? जैसे अब सुरक्षा प्रभुत्व और लोकतंत्र आदि के हित में जो एजेंसियां लगी हैं, जैसे कोई ईडी लगा है, सीबीआई है, और अपना नारकोटिक्स वगैरह का, मतलब ऐसा कोई भी रॉ वाले हैं, अब ये आईवी है, ये संस्थाएं क्या करेंगी? या पुलिस में कुछ संस्थाएं हैं, तो ये सारी संस्थाएं क्योंकि भारत की सुरक्षा एकता को कर रही हैं, तो वो किसी का डाटा यूज कर सकती हैं कि वो आतंकवादी गतिविधि का, तो उसका जांच कर सकती हैं, फ़ोन की या सारी चीज़ें, मैसेज। तो ये भी हो सकता है। अनुसंधान, और अगर अनुसंधान के उद्देश्य से अगर कुछ हो रहा है रिसर्च डेवलपमेंट डेटा के लिए, तो ये यूज़ हो जाएगा। स्टार्टअप या डेटा फिड्यूसरी, अन्य अधिसूचित, मतलब जो ऐसी कुछ प्रावधान होंगे जिनका यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे भी कर सकता है स्टार्टअप वगैरह। दूसरा है कानूनी अधिकार और दावों को लागू करने के लिए। तो जैसे कानूनी अधिकार है किसी का, अब कानूनी अधिकार लागू करने के लिए पता चला है कि किसी की डिटेल चाहिए या डिटेल से ही ऐसा काम हो सकता है, तो उनके लिए देखा जा सकता है। तो ऐसे कुछ प्रावधान है जिनके आधार पर ये हो सकता है। उसके बाद देखो बालकों का है, व्यक्तिगत डेटा तो नॉर्मल है। बच्चों का अगर होगा तो बच्चों पर नज़र रखना, इनकी निगरानी करना, ये सब चीज़ें उसी में आ जाएंगी। तो अगर कोई बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उन वो क्या माना जाएगा कि अगर वो हानिकारक प्रभाव ना डालें, बस ये नज़र रखनी है। हानिकारक जैसे फेसबुक, कोई व्हाट्सअप, ऐसी कोई भी संस्था हो सकती है जो डेटा का यूज़ कर रही है, वो कोई हानिकारक प्रभाव उन पर ना डाले। बाकी क्या है, वही जुर्माना लगेगा ही लगेगा। तो ये वाली चीज़ इसमें थी। तो इसमें क्या है, मेन चीज़ क्या आई थी इस एक्ट, मतलब इस एक्ट में कंसेंट सबसे ज़रूरी थी। कंसेंट का मतलब सहमति लेनी पड़ेगी उस व्यक्ति की, सबसे मेन ये था। दूसरा था डेटा फिड्यूसरी। डेटा फिड्यूसरी का मतलब था कंपनियां जो डेटा का संग्रह करती हैं। अगर पूछ ले डेटा फिड्यूसरी, तो वे कंपनियां जो डेटा का क्या कर रही थी, संग्रह कर रही थी, उनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। ये हमने दूसरा पॉइंट इससे सीखा। तीसरा था कि डेटा ब्रीच हो जाए, मतलब डेटा अगर ब्रीच हो जाता है, लीक कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दंड का प्रावधान इनमें था। फिर नागरिकों का अधिकार, डेटा को क्या माना गया था, नागरिकों का अधिकार था। दूसरा माना था लास्ट में, बच्चों का जो डेटा है वो सबसे संवेदनशील डेटा होगा, जिसमें स्वास्थ्य की जानकारी हो सकती है। स्वास्थ्य की कैसे? जैसे किसी को क्या बीमारी है या कोई और जानकारी हो सकती है, वित्तीय जानकारी हो सकती है, इनको अतिरिक्त अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी बच्चों से संबंधित या संवेदनशील डाटा। तो इससे समाज की गोपनीयता बनी रहेगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट होते हैं ऐसे। तो ये हमने देखा। अगला है
पब्लिक एग्जामिनेशन वाला रूल तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वही है जो पेपर वगैरह लीक वगैरह होते हैं तो उसमें शिकायत के लिए मतलब क्या कार्रवाई होगी, तो यही है कि सीधा एफआईआर दर्ज कराने, मतलब अगर कोई अनुचित साधन का उपयोग कर रहा है फ़ोन लेके या कोई ब्लूटूथ वगैरह पेपर में यूज़ कर रहा है तो एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। पेपर में तो इसका आने की संभावना कम ही है। तो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, बस ये 2024 में आया था। जैसे कोई आंसर की ओएमआर को लीक करता है, पेपर को लीक होता है, तो ये सब चीज़ों के दंड के प्रावधान है। उसमें 1 करोड़ तक का दंड का इसमें प्रावधान किया गया है। अगला है दूरसंचार अधिनियम, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। अब टेलीकम्युनिकेशन एक्ट को थोड़ा एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ऐसा समझते हैं, मान लो रमेश एक गाँव में रहता है। रमेश एक गाँव में रहता है जहाँ इंटरनेट है वो बहुत धीमा है, तो इंटरनेट वो यूज़ नहीं कर पा रहा है। जब वह अपने तेज़ इंटरनेट सेवा के लिए मतलब उसने क्या डाला, एक फॉर्म भरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन दी कि हमें भाई वाईफ़ाई लगवाना है या मतलब क्या लगवाना है, डाटा लगवाना है। तो क्या होगा, कंपनी क्या लगाती है, नेट लगाने आती। अब इन्हीं से संबंधित है दूरसंचार अधिनियम। अब इसमें कई बार दे सुना होता है हमने, एक टर्म आती है स्पेक्ट्रम और एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात। तो इन्हीं चीज़ों के लिए स्पेक्ट्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बेहतर बनाने के लिए दूरसंचार अधिनियम लाया गया ताकि जहाँ नेट नहीं पहुँच पा रहा है था रमेश के पास, वो नेट सही से पहुँचे। तो इसी में एक और टर्म आती है, वो आती है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे, तो ये 2-3 टर्म बस याद रखनी है इस आर्टिकल से संबंधित। पहला स्पेक्ट्रम क्या होता है, दूसरा क्या है, स्पेक्ट्रम के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो सीधा मतलब है ऐसे खंभे लगाना रोड के आसपास, ये सारी चीज़ें जो उस जो मतलब नेट को सुविधा दे रही होंगी वो क्या हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात हो गई, जैसे लाइट वगैरह ये सब। उसके बाद है राइट ऑफ वे क्या है, तो इनके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले 2023 में ये एक्ट आया था। तो दूर संचार सेवाएं नेटवर्क का विकास करना, ये नॉर्मल से इसके सारे उद्देश्य थे। अब ये इसमें प्रावधान किया गया होगा तो कुछ चेंज हुआ होगा। तो हुआ क्या करता था, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम हुआ करता था 1885। तब फोन तो चलते नहीं, तो टेलीग्राफ चलता था, पुराने तरीका का कोडिंग मैसेजिंग। तो टेलीग्राफ अधिनियम आया था 1885 में। उसके बाद 1993 में रेडियो वगैरह आने लगे थे, तो वायरलेस टेलीग्राफ ही एक्ट आया था, अधिनियम आया था। इनको निरस्त करते हुए अब आया है क्या, दूर संचार अधिनियम 2023। तो हमने क्या समझा, 1885 पहले टेलीग्राफ चलता था। ये टेलीग्राम नहीं है, क्या है, टेलीग्राफ है। तो टेलीग्राफ चलता था पहले। तो टेलीग्राफ अधिनियम 85 में आया था। अब उसकी जगह इसे निरस्त कर दिया गया और उसके बाद 1933 का एक वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम था। वायरलेस मतलब रेडियो वगैरह ऐसी चीजें यूज वाले, तो उसे भी निरस्त कर दिया। उनकी जगह क्या आया, दूरसंचार अधिनियम 2023 आया है। तो अपने ये समझा उसे। अभी ऐसा बताया कि स्पेक्ट्रम का आवंटन और राइट ऑफ वे, ये 2-3 चीजें इसमें समझनी है, बस इन्हीं के संबंध में चेंज हुआ। अब पहली बात, स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबने सुना होता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को अगर आसान भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि ये अदृश्य रेडियो तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें, रेडियो तरंगें। तो अदृश्य रेडियो तरंगें होती हैं जिनका उपयोग किस लिए किया जाता है, संचार के लिए। जैसे कि मोबाइल नेटवर्क में, संचार में मोबाइल नेटवर्क आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा। ये सारी जगह पे मान लो कुछ अदृश्य तरंगे हैं, मान लो क्या होती हैं, ये अदृश्य तरंगे हैं, कुछ ऐसी होती हैं रेडियो तरंगे जो संचार को आसान बनाती हैं। अब सरकार क्या करती है, इन्हीं को कंपनियों को देती है, बेचती है। तो इन्हीं कहा जाता है स्पेक्ट्रम। मतलब कुछ एक स्पेक्ट्रम होते हैं, जो तरंगे होती हैं उनके अधिकार दिए जाते हैं। तो ये हो गया। तो समझ में आया ये क्या है, ये अदृश्य रेडियो तरंगे हैं और ये बेच मतलब ये यूज की जाती हैं। तो इसमें हो गया। तो जब हम एक कॉल करते हैं, जैसे हमने करी कॉल या इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो जो संचार माध्यम से नेट जा रहा है या कॉल जा रही हो किसी माध्यम से तो जा रही है, तो वही स्पेक्ट्रम के माध्यम से जाती है। तो ये एक तरीके से क्या है, हवाई जहाज है किसका, संचार का। तो हवाई राजमार्ग कह लो, संचार का हवाई राजमार्ग है एक तरीके से, यहाँ से जा रहा है। तो स्पेक्ट्रम हो गया। तो इनकी होती है सर, कंपनी नीलामी करती है। तो नीलामी के जरिए टेलीकॉम कंपनियों को ये अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि 2022 में क्या हुआ था, सरकार 5G लेके आई थी, 5G वाला। तो 2022 में 5G की जो सेवाएं थी उनका स्पेक्ट्रम जियो को दिया गया था। जियो के साथ साथ किसे दिया गया था, एयरटेल को दिया गया था। तो जियो और एयरटेल को बड़ी राशि चुकाई थी, उसके बाद उन्हें 5G का नेटवर्क का जो स्पेक्ट्रम था वो मिला था। अब पहले इनमें बहुत देरी होती थी, अपारदर्शी मतलब पारदर्शी नहीं थे। अब इनको थोड़ा पारदर्शी बनाया गया। तो मेन इसका यही है। तो देखो, स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। नीलामी आसानी है, जो ज़्यादा अच्छी बोली लगाएगा उसे मिल
जाएगा। क्या है, मतलब उद्देश्य जब नीलामी दी जाएगी तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे, आपदा प्रबंधन, मौसमी पूर्वानुमान, परिवहन, इन सबको भी शामिल किया जाएगा। मतलब इनके लिए कुछ निर्धारित उद्देश्य होंगे कि देखो अगर मतलब तुम्हारा नेटवर्क तो है, पर अगर सुरक्षा की बात आएगी तो सरकार यूज़ कर सकती है। आपदा कहीं बाढ़ आने वाली है तो ऐसे आने लगते हैं आजकल की, मौसम खराब होगा तो मैसेज आ जाते, तो सरकार ही तो भेज रही, तो सरकार उनके फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर रही है, जो स्पेक्ट्रम है उनका यूज़ कर रही है, उस पे भेजते हैं ये। मौसमी गतिविधियाँ तो सरकार यूज़ कर सकती है, बाकी ये नीलामी के माध्यम से होंगे। पहली बार सैटेलाइट जो ब्रॉडबैंड होता है, जैसे हमने देखा दुनिया में अभी चल रहा है, स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की कंपनी है, उनका ऑन मतलब एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का मतलब क्या है कि पृथ्वी के ऊपर लगभग 180 किलोमीटर से जो 2000 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट लियो होता है, जो ये लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें ही सैटेलाइट उनने कई सारी लॉन्च कर सकती हैं, हजारों की सामने संख्या में कर दी। अभी तक हमें नेटवर्क कैसे मिलता है, 5G 4G सारी चीज़ें, कि जो नेटवर्क लगा होता है, टावर लगा होता है, उस पे टावर से कैच कर रहा होता है फ़ोन में। अब क्या ये मिलेगा, अब ये सैटेलाइट से डायरेक्ट मिलेगा, तो इसमें स्पीड भी तेज़ होगी और ज़्यादा अच्छा होगा। तो सरकार ने सोचा है क्यों ना अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटित किया जाएगा ऐसा आने वाले समय में। तो ये हुआ। तो ये हमें समझ में आया स्पेक्ट्रम और इस पूरे टेली कम्युनिकेशन का सिद्धांत। अब एक टर्म आती है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या है, तो मान लो एक अगर टेलीकॉम कंपनी है, कोई टेलीकॉम कंपनी, उसे किसी भी एरिया में एक टावर लगाना है बड़ा सा, उसे एक टावर लगाना है, तो वो जब टावर लगाना चाहती है या फिर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का मतलब जमीन में तार बिछाए जाते हैं वाईफाई वाले, वो तार बिछाना चाहते, तो उसे स्थानीय सरकार से क्या लेना पड़ता, तो बहुत परमिशन लेनी पड़ती। पहले सरकार से लेंगे, फिर विभाग से लेंगे जिस रोड पे बिछा रहे होंगे या लगा रहे होंगे, फिर कई सारे मालिकाना हक भूमि के आएंगे, तो जटिल थोड़ी प्रक्रिया थी, देरी हो जाती थी, इंटरनेट और कॉल की गुणवत्ता खराब हो जाती थी। अब सरकार ने इस 2023 के अधिनियम में राइट ऑफ वे कर दिया है। इसमें क्या किया गया है, एकल खिड़की कर दिया गया। एकल खिड़की का मतलब एक खिड़की प्रणाली, कि एक जगह से सारी परमिशन मिल जाएंगी। जैसे किसी कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर बिछानी हो तो विभिन्न विभागों में नहीं जाएगा, केवल एप्लीकेशन देगा, वहीं से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर देर कर दी जाती है तो उसकी प्रक्रिया भी शामिल है, कि देरी से रोकने के लिए समय तय कर दिया कि 30 दिन में, जैसे अगर 5G टावर लगाना है तो 30 दिन में विभाग को करना ही पड़ेगा निर्णय, तो 30 दिन ही दिए गए हैं। तो राइट ऑफ वे क्या है कि सरकार मदद करती है सारी तरह से। तो अवसंरचना का निर्माण, तो राइट ऑफ वे से यहाँ से सार्वजनिक और निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से उन्हें सुविधा दी जाएगी। तो ये हो गया इसका बारे में। उपयोगकर्ता की सुरक्षा और सारी चीजें सुरक्षा करी जाएंगी इसमें। सार्वभौमिक सेवा, मतलब जैसे डिजिटल भारत निधि बनाई जाएगी इससे। तो डिजिटल भारत में क्या है, पूरे भारत में डिजिटलीकरण, जैसे दूरसंचार सेवाएं, जो उत्पाद होंगे, सारी चीजों के समय क्या हुआ जाएगा, मदद की जाएगी। अवरोधक, जैसे जो ब्लॉक वगैरह नेट हो जाते हैं, इन सब के लिए भी रोकना है। जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, अपराधों को उकसाए जाने से रोकना भी होता है, किसका, इंटरनेट वगैरह इन सारी चीज़ों का। तो इंटर क्या हो सकता है, इंटरसेप्शन और तलाशी का अधिकार भी होगा इसमें। तो ये वाली चीज़, अगर कोई मतलब गलत यूज़ करता है, ओटीटी को, प्लेटफॉर्म को विनियमित नहीं किया जाएगा। अभी ओटीटी जो अपना चलता है, जो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वगैरह, तो उनको अभी विनियमित नहीं किया जाएगा इसमें। तो ये वाली चीज़ें इसमें दे दी गई। तो कुछ बस चेंज किए गए थे। 8085 वाला एक्ट इसमें हमें जो याद रखना है वो है। और अब क्या हुआ है, जो साइबर खतरे वगैरह थे, उनका बढ़ रहा है खतरा, तो नए अधिनियम बस लाए गए हैं। तो ये सब इसमें मेन था। स्पेक्ट्रम हमें शब्द याद रखना है, राइट ऑफ वे याद रखना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। अगला इंटरनेट शटडाउन, नाम से ही लग रहा है शटडाउन, जैसे कंप्यूटर मोबाइल शटडाउन कर देते वैसे इंटरनेट शटडाउन। तो होता क्या है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया, या नॉर्थ ईस्ट भारत है जो पूरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर वगैरह में, या नक्सली प्रभावित छत्तीसगढ़ वाला एरिया, इनमें कभी कभी शटडाउन लगा दिया जाता है। कुछ एरिया में हो सकता है और कभी कभी पूरे राज्य में लगा दिया जाता है, जैसे मणिपुर वगैरह में, जम्मू कश्मीर में इनमें अक्सर लगा है। तो हुआ क्या करता है, इंटरनेट शटडाउन में पूरा नेट ही बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट वाली सुविधा। तो सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 24 में ही 60 बार ऐसा किया गया था, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है। मतलब 60 बार किया गया, वो भी कम है, सोचो तो मतलब उससे पहले कितने बार होगा। तो 60 बार शटडाउन के मामले दर्ज किए गए हैं, जो 8 वर्षों में सबसे कम है। तो इंटरनेट शटडाउन समझ में आ गया हमें, क्या है कि इंटरनेट से जानबूझकर व्यवधान पैदा कर देती है सरकार। मेन बात ये है, वेबसाइटों तक नहीं पहुंचने देगी, ताकि जो आतंकवादी गुट हैं या कोई ऐसी भारत विरोधी गतिविधि हो रही है, हिंसक हो रही, तो उससे मैसेज वगैरह ना पहुंच पाए। तो इंटरनेट शटडाउन क्या वो होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। सामाजिक
ट्रैफिक अशांति, कहीं भीड़-भाड़ और दंगा हो रहा है तो ये वाली धोखाधड़ी से रोकना। हो सकता है कि इंटरनेट का उपयोग बड़े पैमाने पर गलत गतिविधियों के लिए हो रहा है, धोखाधड़ी वगैरह, तो सरकार कुछ देर के लिए रोक सकती है, कुछ समय के लिए। हैकिंग वगैरह हो रही है तो सुरक्षा वगैरह, लोक व्यवस्था के लिए सिर्फ इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमने चीज़ें देखी, 85 में टेलीग्राम वाला था, उसे निलंबित कर दिया गया है, तो ये अब नया आ गया, तो बस इसमें यही था। उसके बाद देखें, अब यहीं पे एक कानून दे मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जैसे बाघवा व्यक्ति के मतलब इसमें ये कहा गया था कि इंटरनेट शटडाउन असल में गलत है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा? क्योंकि इंटरनेट शटडाउन कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है। एक तो बाघवा व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि इंसान को बोलने का अधिकार है, अगर इंटरनेट बंद कर दोगे तो बोल कैसे पाएगा। दूसरा ये भी तो है, आजकल सारी चीजें जो होता है, मतलब ट्रेड होता है, वो किससे होता है? ट्रेड, व्यापार होता है, व्यापार इंटरनेट से ही होता है आजकल। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन चल रही है, और आजकल छोटे मोटे जोमेटो और ये सब चीज़ चल रही, तो ट्रेड हो रहा है, इंसान रुपए कमा रहा है इंटरनेट की मदद से। अगर वो बंद हो जाएगा तो इंसान का रोजगार चला जाएगा। तो यही है, अनुराधा भसीन केस में एक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था कि आर्टिकल कुछ का उल्लंघन है। तो ये है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मतलब क्या है? तो ऐसा देखते हैं कि मान लो एक महिला है सीमा। सीमा ने एक ऑनलाइन फ़ोन खरीदा, स्मार्टफ़ोन खरीदा, लेकिन जब उसे डिलीवरी फ़ोन की हुई तो उसने देखा कि फ़ोन कैसा था? टूटा था, जो फ़ोन की स्क्रीन थी टूटी थी, बटन खराब थे, कुछ ऐसे खराब था। अब क्या हुआ? कार्यवाही तो अब उसने शिकायत करी कंपनी में, पर कार्यवाही कोई नहीं करी कंपनी ने। तो इसमें क्या होगा? तो इसी के लिए आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जैसे ऐसे उपभोक्ता जो परेशान है उनके लिए संरक्षण अधिनियम आया था। तो 2007 में पहले आया था उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम। फिर अब क्या आ गया है 2019 में संरक्षण अधिनियम। उससे पहले कई बार आ चुका है 86। हमें मेन जो याद रखना है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रख सकते हैं, 2019 में आया था और 7 में उससे पहले आ चुका था। या वो 86 वाला याद कर लेना ये। तो इतना देखना है। तो 86 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, अब उसे चेंज करके 2019 कर दिया गया। मेन उद्देश्य क्या है, इसे क्यों चेंज किया गया? जैसे कि उस समय सोचो कि जैसे अभी हमने पढ़ा था, इंटरनेट वगैरह पहले तो हुआ नहीं करता था, तो पहले वैसे कानून नहीं हुआ करते थे। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी में वैसे कानून थे, इंटरनेट हैकिंग वगैरह के नहीं थे। वैसे ही यहाँ पे जब 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, तो ना तो ये ई कॉमर्स कंपनियां थी, ई कॉमर्स मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह कंपनियां थी, न डिजिटल लेन देन था जैसे भीम, यूपीआई और ये सारी चीजें, और इंटरनेट बैंकिंग, तो ये सारी चीजें तो उस टाइम नहीं थी। अब अगर ये नहीं थी तो आजकल जो फ्रॉड या जो दिक्कत आ रही है उपभोक्ताओं को, वो तो यही आ रही है। तो इस वजह से इसे बदलना था 86 में, क्योंकि आजकल जो शॉपिंग फ्रॉड धोखाधड़ी सब हो रहा है, उसके लिए नया है, तो 2019 में ये अधिनियम आ गया था। तो यही है बस। इसमें ये क्या है कि अगर ऑनलाइन वगैरह होते, बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही है, ऑनलाइन वगैरह होता है तो इसमें ही माना जाएगा, मतलब इसके लिए कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं। और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना स्थापना सलाहकार परिषद के रूप में की गई है। तो एक परिषद बना दिया गया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अध्यक्ष कौन होगा? केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रभावी मंत्री संरक्षण परिषद के अध्यक्ष होंगे। तो यही है इसमें। बाकी इसमें यही इम्पोर्टेंट था। अब इसमें कुछ जो अगर प्रावधान मतलब यहाँ पे देखें, तो उत्तरदायित्व, निर्धारित उत्तरदायित्व होगा, कार्रवाई होगा। मेन चीज ये है कि जैसे भ्रामक कोई विज्ञापन देता है तो उस पर 10 लाख तक का जुर्माना होता है। आजकल देखते हैं कि विज्ञापन बड़े भ्रामक हो जाते हैं, तो विज्ञापन भ्रामक आ गया, उन्होंने कहा कि ये दवा खा लो या ये वाली क्रीम लगा लो, तो ये सारी चीजें, या फोन, कोई स्पेशल फोन के झूठे प्रचार करिए करे जा रहे हैं, तो अगर कोई भी भ्रामक विज्ञापन किया जाता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का क्या है, जुर्माना लगाया जाएगा। और दोबारा सेम चीज़ करी जाती है तो 50 लाख तक का और 5 साल तक की सजा करी जाएगी। तो इसमें बस ये है क्या है, 2019 के इसमें सुरक्षा का अधिकार दे दिया गया है। सुरक्षा कौन सा? ऑनलाइन वगैरह सुरक्षा। सूचित होने का अधिकार है, कोई जानकारी है, सूचना चयन का अधिकार है कि मतलब कोई लेना चाह रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, ये उपभोक्ता का होता है। सुनवाई का अधिकार, कोई गलत होता है, फोन आ गया खराब, कोई ये चीजें आ गई, शिकायत का निवारण, उपभोक्ता जागरूकता अधिनियम, ये इसमें कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमने देख लिया 2019 का। तो ये वाला हो गया। अब इसमें कुछ ऐसा भी है कि एडवाइजरी जारी करने के पीछे बैटिंग गैबलिंग जो लगते हैं ना, इनके भी बहुत सारे ऐड होते हैं ज़्यादा, तो इनको इन ये बढ़ रहे हैं तो इन्हें भी थोड़ा नोटिस किया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक बैटिंग और गैम्बलिंग जो होती है, सट्टेबाजी और ये सब वाला, वो 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। जैसे हम देखते हैं कि केरल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। केरल साउथ वाले एरिया में लॉटरी वाला बहुत चलता है। तो लॉटरी वाला साउथ में चलता है, हमारे यहाँ लॉटरी नहीं चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य सरकार अलाउ नहीं करती, केरल में करती है। तो उन सब चीज़ों के लिए गैम्बलिंग वगैरह, ये पब्लिक गैम्बलिंग वही है, तो इनको रोकना है। अगला है विदेशी निवेश वाला, विदेशी अंशदान अधिनियम। विदेशी अंशदान अधिनियम का मतलब क्या हुआ कि विदेश से कोई रुपए भी तो आ सकता है, तो इसे कहते हैं FCRA एक्ट। FCRA एक्ट का मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। पहले ये समझ में। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक एनजीओ है। एनजीओ क्या होता है? जो मतलब सरकार समाज सेवा के लिए काम कर रहे हो, तो कोई एक एनजीओ है, वो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा होता है। कभी कभी हम यूट्यूब वगैरह पे ऐड देखते हैं, कोई ऐड में कि वो देखते हैं कि वो बहुत सारी गायों को पाले हैं, वृद्धजनों को रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो संस्था चल रही है वो मदद करती है लोगों की, तो वहाँ पे फंड दो थोड़ा बहुत, जो जितना दे पाए। तो वही होते हैं उसी तरीके के एनजीओ। तो मान लो एक ग्रामीण गांव क्षेत्र में एक एनजीओ है। एनजीओ देता है गांव में शिक्षा। फिर पता चला कि उसे विदेशी संस्था से 10 लाख रुपए प्राप्त हुए, मान लेते हैं। उसी विदेश से कहीं से 10 लाख रुपए प्राप्त हुए, या देश से प्राप्त हुए। अब नॉर्मली ये एनजीओ किसके लिए काम कर रहा था? शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। तो इसे अपने रुपए शिक्षा में लगाना चाहिए था। फिर या स्कूल की पुस्तकें ले आओ, बुक वगैरह ले आओ, स्कूल का अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, ये सारी चीज़ों में लगवाना चाहिए था, या संसाधन वगैरह उपलब्ध कराएं, लाइब्रेरी वगैरह। तो ये, पर देखा क्या गया कि उस एनजीओ ने ज़्यादातर रुपए राजनीतिक प्रचार में लगा दिए। मतलब राजनीतिक प्रचार का मतलब है जहाँ शिक्षा से संबंधित नहीं था, मतलब अपना प्रचार करा रहे, या कोई गैर उद्देश्य, मतलब कोई अलग ही उद्देश्य से खर्च कर दिए गए हैं। तो अगर ऐसा किया जाता है तो ये सारी चीजें कंट्रोल तो होनी चाहिए ना। अब सोचो कि हो सकता है कि विदेश का रुपए आ रहा हो, और उसका प्रचार इसलिए किया जा रहा हो कि ये व्यक्ति क्या करेगा, जो भारत में रहने वाला व्यक्ति अपनी ही गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो सकती, केंद्र सरकार का विरोध करे। रुपए आ गया कि लोगों को इकट्ठा करो, विरोध करना स्टार्ट कर दो। या कोई योजना चल रही है, जैसे पुल बनना है। अब पुल बनना है कहीं पे, अब वो पुल सही बनना था, पर उसका विरोध करने लगे कि उससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हो रहा है, और ऐसी ऐसी समस्याएं, तो नहीं बनने दिया जाएगा। अब सरकार का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कभी कभी ये जानबूझकर भी होता है। तो ये इसी वजह से इन सारी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ बात है फॉरेन की, अपने इंडिया की तो हो नहीं रही। कभी कभी विदेशी लोग होते हैं, जैसे पाकिस्तान। कई बार पाकिस्तान कोशिश करेगा भारत में कोई अस्थिरता रहे, आतंकवाद फैले, हिंसा होती रहे, विद्रोह होते रहे, तो वो कोशिश करेगा। तो अगर विदेश से कोई अंशदान आता है तो उसका रेगुलेशन होता है। तो यही है FCRA एक्ट। आया कब था? 2010 में ये लागू किया गया था। कब? 2010 में। 2010 के आसपास। क्यों? वो कसाब वगैरह का उससे पहले हमला हो गया था, तो उससे पहले हुआ था। उसके बाद कई बार देखा गया था प्रचार वगैरह में ये चीजें गलत हो रही थी, तो इसमें देखा गया था। तो मेन बात था विदेशी अंशदान को रोकना था, कि कोई विदेश से ना ले सके। तो होता क्या है कि जैसे राजनैतिक गतिविधि और राष्ट्र विरोधी में यूज करते हैं, तो ये। तो और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी तो मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये हो गया। अब इसके लिए सबसे पहला जो FCRA एक्ट आया था, वो एक शुरुआत होती है इसकी 1900, मतलब एक तो 1976 का था, एक 1884 का था। तो वो 1984 का। तो एक 1876 में FCRA पहली बार आया था। FCRA अगर पहली बार पूछेगा तो आया था 1976 में। इसका भी वही था, विदेशी योगदान को विनियमित करना। फिर इसे 2010 में, जो मूल अभी चल रहा है वो 2010 वाला है, जो 2010 में इसे संशोधित किया गया था। तो ये हमने देखा। तो कब पहला, मतलब जो चल रहा था अभी तक FCRA 76 वाला, 76 के बाद 2010 में चेंज हुआ एक बार, तो अभी चल रहा है, चल ही रहा है। तो ये सब चीजें हैं, और हमने इसके प्रावधान भी देख लिए। अब 2010 में क्या था, जैसे कोई कुछ प्रावधान देख लेते। 2010 वाले के अंतर्गत अगर कोई संस्था विदेश से धन प्राप्त करती है, तो पहले तो FCRA में पंजीकृत होगी। जैसे अगर कोई एनजीओ है, तो पंजीकृत, मतलब इसमें रजिस्टर होना चाहिए। फिर जिस चीज के लिए रुपए आया है, उसी चीज में रुपए लगाना है। जैसे कोई हो सकता है कि धार्मिक संस्था हो, तो धर्म में प्रचार करेगा अपना, जिस चीज की संस्था है वो वही करेगा। उसके बाद क्या है, SBI में सबका खाता होना चाहिए। तो किस संस्था में खाता होना चाहिए? SBI में, क्योंकि ये सरकारी में रहेगा, तो सरकार जांच पड़ताल अच्छे से करेगी। तो SBI में सारे, इन केवल और केवल SBI में इनका खाता रहेगा।
क्योंकि सरकारी बैंक है तो ये है। उसके बाद इस रुपए का यूज नहीं किया, जैसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, अब उनको वो यूज ना कर लें, राजनीतिक दल है ये सब यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इसमें, अब इसका एफसीआरए का अब संशोधन किया गया था, तो इसमें ये कह दिया गया था एफसीआरए में जो अभी चेंज किया गया, इसमें ये गया है जितना धन प्राप्त हो रहा है, मान लो 10 लाख रुपए धन प्राप्त हो गया, या पहले ऐसे ही मान लेते 10,000 10 लाख के आसपास मान लो, या 10,000 कुछ भी, तो मान लो रुपए प्राप्त हुआ उसका 20% जो हो गया, तो 20% कितना हो गया, जैसे 2 लाख रुपए के आसपास, तो 2 लाख रुपए जो हुआ है, उस 2 लाख रुपए को प्रशासनिक खर्च कर सकते हैं केवल और केवल, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कभी कभी एनजीओ क्या करते हैं कि मान लो उनके पास 1 लाख रुपए है, उन्हें दिखा दी कि हमने 70,000 की तो टेबल चेयर और ऑफिस के कागजात ही ले ले, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है कि 70-80, 1 लाख मिला उसमें 70-80 हजार का ये सजावट और ये सब चीजें ही कर दी, तो केवल केवल इस चीज में 20% ही यूज कर सकते हो। जैसे 1 करोड़ मिला तो 20 लाख वेतन किराया इन सब में कर सकते हो, किराया दे दो, वेतन कर दो, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा ये हो जाए। और अगर इसका उल्लंघन होगा तो एनजीओ को विदेशी से रुपए प्राप्ति के आधार पर उसे मतलब उसे बंद कर दिया जाएगा, तो ये वाली चीज़ें हुई हैं। तो इसमें अच्छी भी चीज़ें हैं काफ़ी, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इंडिया का जो कंट्रोल है वो इन विदेशी संस्थाओं पे बना रहेगा। तो अब इसको देखते हैं, तो क्या है कि जो गृह मंत्रालय, क्योंकि घर की बात है अपने, तो गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है कि एनजीओ को एफसीआरए के तहत नवीन पंजीकरण है, मतलब एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था कई सारे एनजीओ के, जो गैर सरकारी एनजीओ के थे, और रद्द किया गया था जो विदेशी रुपए ले रहे थे विकास विरोधी गतिविधियों के लिए, तो उनमें बंद किया गया, तो इस वजह से ये चर्चा में था। तो अब हमें समझ में क्या आया एफसीआरए एक्ट के बारे में, अर्थ क्या है, किसी विदेशी व्यक्ति संस्था से वस्तु, मुद्रा, प्रतिभूति का दान, ये सारी चीजें ले कोई लाभ ले रहे हो, और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करते, ज्यादा से ज्यादा यही आएगा कि किस मंत्रालय के तहत ये काम करेंगे। एफसीआरए संशोधन कब हुआ, 2020 में, पहले 2010 में, फिर 2020 में चेंज हुआ था, तो उसी से संबंधित ये है। एनजीओ होते हैं, बाकी सारी ये चीजें बताई दे दी गई थी। रुपए किस में प्रयोग नहीं करें, चुनाव में, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, मतलब ये सब लोग यूज नहीं कर सकते हैं रुपए का, सरकारी कर्मचारी हो वो भी नहीं करेगा। एफसीआरए का खाता किसमें था, एसबीआई में, बता दिया। एफसीआरए का वैधानिक 5, मतलब पंजीकरण से वैधता 5 वर्ष तक की रहती है, और 5 वर्ष समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर दोबारा रिन्यू कराओ रजिस्ट्रेशन अपना, नहीं तो वो रद्द मान लिया। वो 20% प्रशासनिक खत्म खर्च कर सकते हैं अपने, मतलब अपने उस एनजीओ को चलाने में, बाकी सारा रुपए उस चीज के लिए जाएगा जहाँ पे जरूरत है। अगला है ऐसे ही डाकघर अधिनियम 2023। डाकघर अधिनियम, अब हुआ क्या था, सारे ये अधिनियम चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये अधिनियम पुराने थे। तो 1908 में आया था, 1898 में, 1898 में डाकघर अधिनियम आया था पहले वाला, उसे चेंज कर दिया गया पिछले साल 2023 वाले में। तो डाक सेवाओं का महानिदेशक, डीजीपीएस को भारतीय इस डाक पोस्ट का प्रमुख बना दिया गया, डाक सेवा के जो महानिदेशक को भारतीय डाक पोस्ट का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा, तो इस वजह से ये अभी चर्चा में चल रहा था। तो बस ये है पहली बात, तो मेन कि 98 का अधिनियम था, 2013 में चेंज किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। बाकी यही है कि डाक द्वारा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सल को रोकने की शक्ति भी है, जैसे पार्सल को खोल सकते हैं, अगर वो संदिग्ध, मतलब देश की सुरक्षा और इन सबको है, तो जब्त किया जा सकता है एक पार्सल को। जवाबदेही से उन्मुक्ति, जैसे जब, मतलब अगर डाकघर अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेह नहीं होगा, जवाबदेह मतलब कोई अगर गड़बड़ है, जैसे लिफाफा खुल गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया और वो गलती से हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जवाबदेह नहीं माना जाएगा। तो ऐसी चीजें, मतलब यही है, जवाबदेह से उन्मुक्ति है। अपराध, और इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं किया, मतलब अगर ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएगी, क्योंकि ज्यादातर एक्ट में कुछ ना कुछ दंड होता है, वैसे ही स्टेटमेंट बना दे इसमें एक, कि डाक अधिनियम जो आया था उसमें कोई अपराध के लिए दंड ही नहीं है, मतलब दंड ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात होगी कि दंड कोई नहीं है। अब भारत में पहला डाकघर देखें, जैसे एफसीआरए देखे 2-3 आए, वैसे ही डाकघर वाला 98 में तो था, पर पहला ये जो डाक खाना खोला गया था वो एक्ट से काफी पहले था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1727 में पहला डाकघर खोला था, और फिर डलहौजी ने इसमें डाक को थोड़ा मान्यता ज्यादा दी थी, और कोलकाता में फिर खोला गया था, कोलकाता में जो आज वाला है फोर्ट विलियम में, ये सबसे पहले खोला गया था। तो ये हमने देख ला
देख लिया छठा चैप्टर। अब अगले जो चैप्टर है लास्ट बचे हैं कुछ पेज, इनमें ज़्यादातर स्टैटिक टाइप का पॉलिटी है। तो स्टैटिक में जैसे कि अब ये मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, CBI ऐसी चीज़ें हैं, तो इन्हें अगले वीडियो में हम एक वीडियो में ख़त्म करेंगे।